नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बारिश का रेड अलर्ट, कई राज्यों में बाढ़ का खतरा, एमडी की बड़ी चेतावनी। कावेरी पर फिर संग्राम, कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। मोदी के एआई वीडियो पर केस, मेटा का फर्जी कंटेंट पर बड़ा शिकंजा। पेपर लीक पर राघव का वार, सख्त कानून की पैरवी, छात्रों के भविष्य से हुई बात। रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल, इंजीनियरों को बताया क्रिमिनल वेस्ट, विपक्ष ने खोला मोर्चा। देश के कई राज्यों में बारिश अब आफत बनती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना समेत कई राज्यों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पास बना डीप डिप्रेशन पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंच सकता है। आईएमडी के अनुसार विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे बेहद अहम रहेंगे। वहीं राजस्थान, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। गुजरात के कुछ इलाकों में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। उधर ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन ने राहत एवं बचाव दलों को हाई अलर्ट पर रखा है। अब तक बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की भी अपील की गई है। कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर विवाद गहरा गया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक रोजाना 3500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु छोड़ने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बेंगलुरु, रामनगर, मांड्या और मैसूर समेत कई इलाकों में कन्नड़ संगठनों और किसानों ने मशाल जुलूस निकालकर फैसले का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य खुद पानी की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में तमिलनाडु को पानी छोड़ने से कर्नाटक के किसानों और आम लोगों को नुकसान होगा। कन्नड़ संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो पूरे कर्नाटक बंद का आह्वान किया जाएगा। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु में बैठक भी बुलाई गई है। दरअसल कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक की पानी छोड़ने में देरी की अपील खारिज करते हुए पहले का फैसला बरकरार रखा है। अब दोनों राज्यों के बीच यह विवाद फिर से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित एआई मॉफर वीडियो को लेकर मेटा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास समेत कई सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के एआई की मदद से एडिट किए गए वीडियो शेयर किए गए, जिनसे लोगों को गुमराह करने की कोशिश हुई है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि ये वीडियो किसने बनाया और इन्हें किसने फैलाया और क्या प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे कंटेंट को रोकने में नाकाम रही। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने मेटा को दोबारा नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। कंपनी से पूछा गया है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एआई से बने फर्जी वीडियो और स्कैम कंटेंट की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है। मेटा ने जांच में सहयोग का भरोसा भी दिया है और अपने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की जानकारी भी साझा की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच शुरुआती चरण में है और डिजिटल सबूतों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक कानून पर चर्चा के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने जोरदार भाषण देते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान सिर्फ बयानबाजी से नहीं हो सकता, बल्कि सख्त कानून से ही संभव है।
राघव चड्ढा ने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन अगर कुछ मिनटों में पेपर लीक हो जाए तो उनकी पूरी मेहनत और भविष्य दांव पर लग जाता है। उन्होंने कहा, जैसे कैंसर का इलाज सिर्फ टोसिन से नहीं हो सकता, वैसे ही पेपर लीक जैसी बीमारी सिर्फ साउंड बाइट से खत्म नहीं होगी। इसके लिए मजबूत कानून लाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी, एसआईटी बनाई, कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और अब नया कानून लाकर पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई का रास्ता भी तैयार किया गया है। नए कानून के तहत दोषियों के 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि छात्रों को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनका आंदोलन राजनीतिक मंच तक नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, बल्कि मेहनत करने वाले छात्रों और पेपर लीक माफिया के बीच है। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस बिल। सर, 22 लाख बच्चे, रोज 18 घंटे की मेहनत, एक 3 घंटे का एग्जाम, लेकिन एक कैमरा फोन, व्हाट्सएप पर एक मैसेज, टेलीग्राम पर एक पीडीएफ, रात 2 बजे पेपर लीक, सब खत्म, स्टूडेंट की सारी मेहनत बर्बाद। Therefore, sir, I rise today to speak wholeheartedly in support of the students of India and to welcome the Public Examination Amendment Bill 2026. सर, पेपर लीक जैसी सीरियस बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम का इलाज मीडिया साउंड बाइट से नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है, बाय इंट्रोड्यूसिंग India's first ever एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क। सबसे पहले मैं नीट के स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहूंगा। आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, आपकी पेन रियल है, और आपको एग्जामिनेशन सिस्टम से जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट भी जेन्युइन है। योर वॉइस मैटर्स। और जब आपने अपनी चिंता व्यक्त करी, अपना दर्द बताया, when you demanded, the honorable prime minister heard that demand, not just as a prime minister but also as a guardian, परिवार के मुखिया की तरह उस बात को सुना। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2027 में इस्लामाबाद जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने संकेत दिए हैं कि वह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत सहित सभी सदस्य देशों के नेताओं को औपचारिक निमंत्रण भी भेजेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मेजबान देश होने के नाते एससीओ के नियमों के अनुसार सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करना उसकी जिम्मेदारी है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा जाएगा। हालांकि निमंत्रण भेजे जाने का मतलब यह नहीं है कि भारत की ओर से इसमें शामिल होने का फैसला हो चुका है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय भारत सरकार परिस्थितियों और कूटनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर करेगी। इस बीच मनीला में एशियन बैठकों के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की संभावित मुलाकात को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि भारत की ओर से ऐसी किसी बैठक का कोई अनुरोध उन्हें नहीं मिला है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या पाकिस्तान औपचारिक निमंत्रण कब भेजता है और भारत इस पर क्या रुख अपनाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक बयान अब बड़े राजनीतिक विवाद की वजह बन गया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की रोजगार क्षमता पर सवाल उठाते हुए उन्हें क्रिमिनल वेस्ट कह दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में हर साल करीब 1 लाख इंजीनियरिंग छात्र पास होते हैं, लेकिन उनमें से कई साधारण नौकरी का आवेदन फॉर्म तक ठीक से नहीं भर पाते। उनका कहना था कि सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि उनके बयान में इस्तेमाल किए गए क्रिमिनल वेस्ट शब्द पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने लाखों इंजीनियरिंग छात्रों और युवाओं का अपमान किया है। अब इस बयान को लेकर तेलंगाना की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री से माफी की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि रेवंत रेड्डी का मकसद शिक्षा व्यवस्था और रोजगार कौशल की चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाना था। पाकिस्तान के काराकोरम पर्वतों से एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रांड पीक पर हुए भीषण हिमस्खलन के बाद दुनिया के मशहूर नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा समेत 10 पर्वतारोही लापता हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह टीम उत्तरी पाकिस्तान में पर्वतारोहण अभियान पर थी, तभी अचानक भारी हिमस्खलन आ गया। हादसे के बाद पूरी टीम से संपर्क टूट गया है। लापता लोगों में नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, ओमान, चीन
और अन्य देशों के पर्वतारोही भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अल्पाइन क्लब ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मौसम की चुनौती के बावजूद हेलीकॉप्टर और अन्य संसाधनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। निर्मल पूजा दुनिया के सबसे चर्चित पर्वतारोहियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 2019 में महज 6 महीने और 6 दिन में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब पूरी दुनिया की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।